Hello guys, good morning to all of you. I hope you all are good at your place and I am very happy to see you again in my session. तो आज के सेशन में हम लोग अपने एक और टॉपिक कंटिन्यू कर रहे हैं हमारी इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में। तो द टॉपिक नेम इज द टू कंट्री टू गुड फ्रेमवर्क। क्योंकि अभी तक जो हमने स्टडी करा, मैं आपको शॉर्ट में एक फ्रेमवर्क दिखा देता हूँ कि हम लोगों ने बेसिकली यहाँ से स्टार्ट किया था लास्ट क्लास के अंदर, और ये सब कुछ हमने स्टडी किया था, ठीक है। जिसमें हमारा मेन जो डिस्कशन पॉइंट था वो मॉडल का था, दैट इज टू इंटू वन मॉडल, ठीक है। टू इंटू वन मॉडल हमने ये डिस्कस करना स्टार्ट किया था लास्ट क्लास के अंदर, ओके। तो अब हम लोग यहाँ पे जब हम कहते हैं टू कंट्री, तो टू कंट्री का मतलब होम एंड फॉरेन दोनों की बात करेंगे। देखिए, जैसे कि आपको पता है कि मॉडल जो हमारा टू इंटू वन मॉडल है, ओके। टू इंटू वन मॉडल है। अब ये जो टू है ये बताता है टू कंट्रीज को। इसमें हम एक को नाम देंगे होम और एक को नाम देंगे फॉरेन। ये जो टू है ये बताता है टू गुड्स को या कमोडिटीज को। एक को नाम दे दोगे आप चीज, एक को नाम दे दोगे आप वाइन। ये बात मैं आपको बता चुका हूँ। ये जो वन है ये बताता है इनपुट को, ठीक है। और ये जो इनपुट है जनरली आप लेबर की बात कर रहे हो, यू आर टॉकिंग अबाउट लेबर और लेबर आर्ट, ओके विद इट। तो मॉडल एक्चुअली यहाँ से शुरू होता है। तो अंडरस्टैंडिंग पहले क्लियर हो गई आपको। देर आर टू इंटू टू मॉडल, इट मीन्स वर टू कंट्रीज टू गुड्स एंड वन इनपुट, दैट इज द लेबर। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। अब एक तो मतलब हम ये लास्ट क्लासिक की कुछ टर्मिनोलॉजीज को रिवाइज कर रहे हैं, एक तो ये हो गया, ठीक है। दूसरी चीज हम लोगों ने ए एल सी, ए एल डब्ल्यू, ए एल सी, ए एल डब्ल्यू, क्यू सी, ठीक है, और क्यू डब्ल्यू और एल बार, ये स्टडी किया था। मतलब ये टर्म्स हमने स्टडी किए थे। अब मैं आपको थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहा हूँ चीजों में। जैसे आप एग्जांपल, आप हमेशा इस बात ध्यान रखना, जैसे कि मैं बोलता हूँ हमारे पास, जैसे मॉडल को ही आप समझ लो, मॉडल है, मॉडल का लिखने का तरीका। हमने बोला टू कंट्रीज, तो ये आप, ये हो गई होम, ठीक है। ये हो गई जनरली फॉरेन, ठीक है। ये हो गई फॉरेन, ओके। अब यहाँ पे हम दो गुड्स की बात कर रहे हैं। एक हम बात कर रहे हैं क्वांटिटी ऑफ चीज, क्वांटिटी ऑफ वाइन, ओके। यहाँ भी हम लोग दो गुड्स की बात कर रहे हैं, एक क्वांटिटी ऑफ चीज, क्वांटिटी ऑफ वाइन। तो अब ऐसा क्या मैं डिफरेंस करूँ होम एंड फॉरेन में? तो मैं काम करता हूँ कि मैं यहाँ पे स्टार लगा दूंगा। मैं बस यहाँ पे स्टार लगा के बस ऐसे कह दूंगा, ठीक है, चीजें अलग हो गई, ठीक है। तो सिर्फ मैंने यहाँ पे स्टार लगा दिया, ओके। तो इतनी बात आप लोग मेरी जो है अपने दिमाग में रखना। अच्छा, अब जब आप कहते हो क्यूसी, तो क्यूसी का मतलब होता है, मतलब क्वांटिटी ऑफ चीज प्रोड्यूस हो रही है, दैट ए एल सी, मतलब मैं टर्मिनोलॉजी यूज कर रहा हूँ। ये ए एल डब्ल्यू, ये ए एल सी स्टार, ए एल डब्ल्यू स्टार, मतलब क्वांटिटी ऑफ चीज प्रोड्यूस होने के लिए मैं ए एल सी वर्ड की मतलब यूज करना पड़ेगा। क्यू डब्ल्यू के लिए ए एल डब्ल्यू का यूज करना पड़ेगा। लेकिन जब क्वांटिटी ऑफ चीज फॉरेन होगा तो वहां पे ए एल सी स्टार हमें इधर यूज करना होगा। अब एक कंसेप्ट आप ये समझ लीजिएगा, जैसे कि मैं अगर एक पॉइंट ये बोलता हूँ कि हमने भी ये समझा था कि कौन सी इंडस्ट्री किस कमोडिटी में स्पेशलाइज्ड होगी। जैसे मैं आपको याद दिला देता हूँ, ये हमारा लास्ट क्लास का कंसर्न था, ऐसा कुछ था कि अगर पीसी बाय पी डब्ल्यू अगर ज्यादा होगा एल सी बाय एल डब्ल्यू से, तो होम कंट्री चीज मतलब वो उस कंट्री में चीज प्रोड्यूस होगा ज्यादा, मतलब ज्यादा कैसे चीज ही प्रोड्यूस होगा। यहाँ पे वाइन प्रोड्यूस होगा और यहाँ पे दोनों चीजें प्रोड्यूस होंगी। अभी तक तो ये एक ही कंट्री की बात चल रही थी कि एक कंट्री में दो इंडस्ट्रीज हैं, तो दोनों इंडस्ट्री में कौन, मतलब कौन सी इंडस्ट्री में काम होगा, इट डिपेंड्स कि वो जो गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं उसका प्राइस कितना है एज कम्पेयर टू अदर कमोडिटी से। लेकिन अब हम लोग थोड़ा सा कंट्री वाइज आ गए, तो हम ये देखेंगे कि जनरली अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूस चीज इन होम कंट्री कंपेयर विद अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ चीज इन फॉरेन कंट्री। अभी प्राइसेस की बात हटा दो, अभी देखो चीज की प्रोडक्शन
होम में और फॉरेन में अगर हो रही है तो क्या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फेस करने को देखनी पड़ रही है। देखिए, अगर आप एक अंडरस्टैंडिंग रखते हो इधर, जैसे मैंने बोला, अगर आप जैसे ए एल सी क्यू सी ए एल डब्ल्यू क्यू डब्ल्यू इज लेस देन और इक्वल टू एल बार, तो ये हो गया होम का बजट, होम का मतलब लेबर कंस्ट्रेंट, और यही पीपीएफ भी होगा। सिमिलरली ए एल सी स्टार क्यू सी स्टार प्लस का ए एल डब्ल्यू स्टार क्यू डब्ल्यू स्टार इज लेस देन और इक्वल टू एल बार स्टार। अब टेक्निकली अगर आप देखो तो ये एक्सप्लेन कर रहे हैं हमें, ये होम के लिए हो गया, ठीक है, ये क्यू डब्ल्यू, ये क्यू सी, ये इनका मतलब लेबर कंस्टेंट भी और ये पॉसिबिलिटी फ्रंटियर भी है। तो ये लाइन इसकी होगी और ये स्लोप हो गया होम कंट्री में, दैट ए एल सी अपॉन में ए एल डब्ल्यू। तो ये यहाँ पे ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी हो गई, ठीक है, ठीक है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी हो गई, सही रेशियो। सिमिलरली अगर आप यहाँ बात करते हो मेरे से, दैट क्यू सी स्टार और क्यू डब्ल्यू स्टार, तो ये लाइन आ गई आपकी, ठीक है, और तो ये स्लोप निकल के आ गई इधर, दैट इज ए एल सी स्टार अपॉन में ए एल डब्ल्यू स्टार। ओके, इतनी बात समझ में आती है दोनों का। अब ये जो है ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ चीज है, यानी एएलसी यूनिट लेबर आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ चीज। तो 1 यूनिट ऑफ चीज बनाने के लिए हमें रिलेटिव कॉस्ट कितनी फेस करनी पड़ रही है, वो ये है इन टर्म्स ऑफ वाइन इन होम, और ऐसे ही इन टर्म्स ऑफ वाइन इन फॉरेन। तो अब क्या इन दोनों की आपस में इन इक्वालिटी अफेक्ट नहीं करेगी कंट्री की स्पेशलाइजेशन ऑफ गुड में? भाई ये किसने कह दिया था कि इंडिया सिर्फ वीट और राइस ही बना सकता है, इंडिया इसके अलावा कुछ और ही नहीं कर सकता? मैंने तो कभी भी नहीं कहा पढ़ाते हुए, आपने भी यकीन नहीं किया होगा। लेकिन बावजूद इसके इंडिया को 1960s में क्यों वीटो राइस के लिए मतलब सबसे ऊपर ले आया कि हाँ यार ये दिस इज द ओनली कंट्री जो वीटो राइस सबसे अच्छा प्रोड्यूस कर रहा है, सप्लाई कर रहे हैं, बिकॉज वीट एंड राइस उनके लिए चीपर था प्रोड्यूस करना। मतलब लोअर क्वांटिटी ऑफ लैंड एंड लेबर एंड द इनपुट, लोअर लेवल ऑफ इनपुट या लोअर क्वांटिटी ऑफ इनपुट में इंडिया कैन प्रोड्यूस मोर क्वांटिटी एंड देन इंडिया सप्लाइड दीज मोर क्वांटिटीज एज कंपेयर टू फॉरेन, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं है कि हम सिर्फ व्हीट एंड राइस बना सकते हैं, हम बहुत कुछ प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन ठीक है, अब जैसे मैं हूँ, क्या सिर्फ मैं आपको इंटरनेशनल ट्रेड ही पढ़ा सकता हूँ? क्या और कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ा सकता? बिल्कुल पढ़ा सकता हूँ, बट या फिर इकोनॉमिक्स ही क्यों पढ़ा सकता हूँ? क्या मैं आपको फिजिक्स नहीं पढ़ा सकता? बिल्कुल पढ़ा सकता हूँ, लेकिन अगर मैं आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगा तो मुझे आपको पढ़ाने के लिए जो पढ़ना होगा, ऑब्वियसली बात है, पढ़ाना तो पड़ता ही है, मैं बगैर पढ़े तो नहीं पढ़ाऊंगा, फिर वो इनएफिशिएंसी आ जाएगी। तो मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाने के लिए सिर्फ थोड़ा सा पढ़ूंगा, देखूंगा कि टॉपिक है, सिर्फ हेडिंग देखूंगा और बोलना शुरू। वहीं अगर मुझे फिजिक्स का 1 घंटे का लेक्चर लेना तो मुझे उसके लिए बहुत पढ़ना पड़ेगा। तो फिजिक्स पढ़ाने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ज्यादा है, ठीक है, एंड इकोनॉमिक्स पढ़ाने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कम है, इसलिए मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूँ, फिजिक्स नहीं पढ़ाता। एंड मैंने अपनी लाइफ में इकोनॉमिक्स और फिजिक्स दोनों पढ़ी है। वही चीज यहाँ पर भी आ जाती है अप्लाई, ठीक है। पहले बताओ इतनी चीज क्लियर है। अब यहाँ पे हम लोग एक अजम्पशन लेके चलते हैं, ठीक है, दैट दैट दिस इज आवर अजम्पशन, दैट हमारी एक अजम्पशन है, अजम्पशन को आप ऐसे लिखना, दैट कंपैरेटिव एडवांटेज, क्योंकि ये कहीं ना कहीं तो आपको मानना पड़ेगा अजम्पशन, मगर इसके माने तो काम चलेगा नहीं, कंपैरेटिव एडवांटेज। तो इसका मतलब है दैट यू कैन से दैट ए एल सी अपॉन में ए एल डब्ल्यू इज लेस देन ए एल सी स्टार अपॉन में ए एल डब्ल्यू, दैट यू एज्यूम। इसका मतलब हो जाएगा दैट हैज होम हैज कंपैरेटिव, होम हैज कंपैरेटिव एडवांटेज इन चीज,
ठीक है, होम हैज कंपेरेटिव एडवांटेज इन चीज। अच्छा, एक चीज और समझना आप लोग, एक बात हमेशा समझना, ये जो वर्ड लिखा है ना, कंपैरेटिव, कंपैरेटिव मतलब है ना, एज कंपेयर टू अदर, हमेशा इसमें अदर थिंग ऑटोमेटिकली डिस्कस हो जाती है। जैसे मैंने बोला, होम कंट्री को कंपैरेटिव एडवांटेज चीज को बनाने में, और होम एंड फॉरेन दोनों ही प्रोड्यूस कर रही थी या कर सकती हैं चीज एंड वाइन। होम की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कह सकते हो कम आ रही है चीज बनाने में, इसका मतलब होम की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ज्यादा आ रही है वाइन बनाने में। इसका मतलब अगर कभी ट्रेड की बात हुई या कभी ज्यादा प्रोडक्शन की बात हुई और प्राइस कंसिडरेबल नहीं होगा, तो होम कैन प्रोड्यूस मोर चीज एंड एक्सपोर्ट, एंड ऑटोमेटिकली फॉरेन कंट्री कैन कैन प्रोड्यूस मोर वाइन। अच्छा, क्या एक ही चीज में कंपैरेटिव वन साइड हो सकता है? मतलब जैसे मैं बोलूं ये और ये एक दोस्त और दूसरा दोस्त, ये होता है ना, हमारे पेरेंट्स हमेशा दूसरे की तारीफ करते हैं, है ना? तो वो जिस जिस पर्सन की तुम्हारे सामने तारीफ कर रहे हैं, क्या उसी सेम टाइमिंग में वो उसकी बुराई भी कर सकते हैं? ऑटोमेटिकली नहीं, नहीं। इसका मतलब ये है कि अगर तुम चीज की बात कर रहे हो कि चीज में होम को स्पेशलाइजेशन इसलिए कंपैरेटिव एडवांटेज मिल रहा है चीज को बनाने में, चीप पड़ रहा है, तो क्या वाइन भी चीप पड़ेगा? नहीं, वाइन होम को चीप नहीं पड़ेगा, वाइन किसको चीप पड़ेगा? फॉरेन को। तो ये ऑटोमेटिक फॉरेन हैव कंपैरेटिव एडवांटेज इन वाइन, ये जो मैं बोल रहा हूँ ना, ये लिखने की जरूरत नहीं, सुनने की जरूरत है। क्लियर है मेरी बात आपको? अब चलो, आप कहते हो सर लिखवा दो, फिर भी तो मैं लिख देता हूँ दैट दिस मीन्स cheese is this means cheese is relatively cheaper to produce in home, and wine is relatively cheaper to produce in foreign। इन फॉरेन, समझ में आई मेरी बात आपको या नहीं? ये बतलाइए बढ़िया से, बिंदास से। ओके विद इट, है ना? चलो, यहाँ तक हमने अच्छे से समझ लिया। अच्छा, एक ना टर्म जरा समझ लो, क्योंकि ना देखो एक्चुअली ऐसा है कि जब तुम कहते हो ना कंपैरेटिव, एक इकोनॉमिक्स थे एडम स्मिथ, उन्होंने भी कुछ कुछ ऐसी सी बातें करी थी, बट डेविड रिकार्डो ने, जो क्योंकि हम पढ़ रहे हैं डेविड रिकार्डो की थ्योरी, तो डेविड रिकार्डो ने कंपैरेटिव एडवांटेज बोला। कंपैरेटिव का मतलब कि एक चीज अच्छी तो दूसरी चीज बुरी होगी ना, ऐसा हो सकता है। अगर होम कंट्री चीज बना तो पक्की बात है फॉरेन कंट्री फाइन बना सकता है, लेकिन एक होता है एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज या एब्सोल्यूट एडवांटेज, वो थोड़ी अलग होती है। उसमें क्या होता है, वन कंट्री कैन प्रोड्यूस बोथ गुड्स, जैसे इंडिया व्हीट और राइस दोनों। अगर मैं व्हीट और राइस की बात करूं, इंडिया और यूएस का, तो इंडिया कैन प्रोड्यूस व्हीट एंड राइस एफिशिएंटली, इंडिया कैन बिकम द नेट एक्सपोर्टर ऑफ व्हीट एंड राइस एट अ सेम टाइम। तो अगर मैं ऐसी बातें कर रहा हूँ कि दो गुड्स के अंदर एक ही कंट्री को स्पेशलाइज्ड बोल रहा हूँ और दूसरी कंट्री सिर्फ इंपोर्ट इंपोर्ट ही कर रही है, वो उन दोनों गुड्स में से किसी में भी एक्सपोर्ट नहीं कर सकती, तो उस कंसेप्ट को हम कहते हैं एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज। तो ये जो टर्म है ना एब्सोल्यूट, ये मैं चैप्टर के लास्ट में एक नोट बना के डिस्कस करूंगा आपसे। ठीक है, तो ये बात आप लोग अपने दिमाग में रखना। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, ठीक है, ठीक है, ठीक है, परफेक्ट। और ये पीपीएफ, अच्छा ये पीपीएफ हो गया, तो इसको थोड़ा लेबलिंग कर लो, पीपीएफ ये होम के लिए है ना, ये तो होम के लिए मेंशन है ना, ये होम, ये थोड़ा डिफरेंस रख लेना इनका।
ठीक है, और ये भी पीपीएफ है फॉरेन का। ओके, और तो कुछ नहीं है मेरे ख्याल से यहाँ पर। ठीक है, ठीक है, चलो अब ये सारी चीजें चल रही थी, मतलब ये सब कुछ हमने समझ लिया। कंपैरेटिव एडवांटेज है। अभी तक ना ट्रेड शुरू नहीं हुआ है दो कंट्री के बीच में। अब मुझे बताओ दो कंट्री के बीच में ट्रेड कब शुरू होगा। पहले तो हम एक अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे रखते हैं, जैसे कि मान लो जैसे होम और फॉरेन, देखिए फॉरेन और होम में बस एक फर्क होगा कि स्टार लग जाएगा। मुझे एक बात बताओ, एक सिचुएशन थी नो ट्रेड की, मान लीजिए इंडिया है, इंडिया ने ट्रेड कर रहा किसी से भी, तो जब इंडिया, या आप कह सकते हो विद नो ट्रेड एट एनी प्लेस, तो नो ट्रेड का कंसेप्ट हो जाता है दैट हमारी कंट्री में जो प्राइस रेशियो है, मान लीजिए हम सीजन वाइन की बात कर रहे हैं, तो उसका जो प्राइस होगा वो एल सी अपॉन में एल डब्ल्यू के बराबर होगा। ठीक है, इसका मतलब ये होगा कि दैट फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज द और टर्की प्राइस रेशियो, और टर्की रिलेटिव प्राइसेस। ठीक है, और टर्की का मतलब नो ट्रेड, तो फिर कौन सा प्राइस होगा इसका। अब मुझे एक बात बताओ, ये तो किसी एक कंट्री की बात हो गई, ये होम के लिए भी कह लो और फॉरेन के लिए भी कह दो, फर्क बस इतना सा रखना, स्टार लगा देना। ठीक है, मैं जनरलाइज बात कर रहा हूँ। अब कंसेप्ट ये है कि हमें पता है कि जो चीज है वो होम के अंदर सस्ती है, और जो वाइन है वो फॉरेन के अंदर सस्ती है। तो वाई वाई द ट्रेड नॉट हैपेंड अभी तक, क्यों अब तक ट्रेड नहीं हो पा रहा। तो ट्रेड होने के लिए ये डिफरेंसेस होने जरूरी है। आप मतलब ये भी कह सकते हो वी नो दैट, ऐसे लिखते रहना। अभी ना कुछ चीजें लिखते रहो मेरे साथ, क्योंकि मुझे लगता है कि तुम सुनते तो बहुत रहोगे, बट जब तक कॉपी में नोटेड नहीं होगा ना, वो काम का है ही नहीं। ठीक है, वी नो दैट इज रिलेटिवली चीपर, इज रिलेटिवली cheaper in home and expensive, relatively expensive in foreign। ठीक है, अब क्या होगा, सो ट्रेड विल हैपन। अब वो ट्रेड का कंसेप्ट है, मतलब ये अंडरस्टैंडिंग हम लोग यहाँ पे रखेंगे कि अगर ट्रेड होगा तो, क्योंकि ये बात तो हमें पता है कि जैसे पीसी बाय पी डब्ल्यू इज इक्वल टू एल सी बाय एल डब्ल्यू, ये है ऑर्डर के प्राइस विद नो ट्रेड वाला कंसेप्ट। लेकिन हमें ये भी पता है कि अगर ट्रेड है तो ट्रेड इस प्रकार होगा कि होम कंट्री कैन एक्सपोर्ट चीज, फॉरेन कंट्री कैन एक्सपोर्ट वाइन, ये इस तरीके से होगा। तो फिर यहाँ पे कंसिडरेशन आती है दैट व्हाट अबाउट द पैटर्न ऑफ ट्रेड। तो हेडिंग जो आ जाती है, अब वो आएगी पैटर्न ऑफ ट्रेड की। ये ट्रेड का पैटर्न क्या है, पैटर्न मतलब वही जो मैं अभी बता रहा हूँ आपको, होम कंट्री एंड फॉरेन कंट्री वगैरह। ठीक है, तो बेसिकली पैटर्न ऑफ ट्रेड है क्या, क्योंकि हमें पता है जनरली कि दोनों कंट्रीज में रिलेटिव प्राइसेस थोड़े से डिफर कर रहे हैं। होम कंट्री चीज बना सकता है, एक्सपोर्ट कर रहा है, फॉरेन कंट्री वाइन बना सकता है, वाइन को एक्सपोर्ट कर रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि रिलेटिव प्राइसेस। अच्छा, एक चीज और बताओ, मैं आपसे नॉलेज चेक करवा रहा हूँ। अम, जैसे कहीं पर कोई चीज ज्यादा प्रोड्यूस हो सकती है और हो रही है ना, तो उस कमोडिटी का प्राइस क्या होगा, हाई होगा लो होगा। ऑब्वियस सी बात है लो होगा, क्योंकि उनकी एक्सेस सप्लाई है। इसका मतलब ये है कि जिस कमोडिटी का एक्सेस सप्लाई है उसका प्राइस कम होगा। तो ये तो क्लियर है ना। देखिए, हमें पता है कि जैसे ए एल सी अपॉन में ए एल डब्ल्यू इज लेस देन ए एल सी स्टार अपॉन में ए एल डब्ल्यू स्टार, इट इम्प्लाइज दैट पी सी बाई पी डब्ल्यू इज लेस देन पी सी स्टार अपॉन पी डब्ल्यू स्टार। ये चीज क्लियर है, ऐसे ही होगा, ये तो होगा। अब पैटर्न ऑफ ट्रेड यही कहता है कि
जनरली पैटर्न ऑफ ट्रेड सजेस्ट दैट अगर आप कहते हो एक्सपोर्ट का, तो एक्सपोर्ट हम वो करेंगे जिसमें हमें बेनिफिट हो रहा है, इंपोर्ट हम वो करेंगे जिसमें हमें बेनिफिट हो रहा है। यानी जिसमें नुकसान है ना, तो मतलब नुकसान वाली चीज को हम लोग यहाँ पे नहीं। ठीक है, तो कंसेप्ट लिखिएगा दैट बिकॉज रिलेटिव प्राइजेस डिफर अक्रॉस कंट्रीज, तो फ्रॉम द अबाउट discussion we conclude that home specializes in cheese and exports cheese. On the other hand, foreign export wine due to specialization. Due to specialization, ठीक है, तो दिस इज बेसिकली द पैटर्न ऑफ ट्रेड। अंडरस्टैंडिंग है मेरी आप लोगों को यहाँ पर अच्छे से बढ़िया से? ठीक है, अच्छा, अब ये देखिए, ये बात तो हमें पता है कि अगर हमें जनरली प्राइस रेशियो या रिलेटिव प्राइस निकालना है तो डिमांड सप्लाई का इक्विलिब्रियम चाहिए। सप्लाई का पैटर्न हमने समझ लिया, अब डिमांड का पैटर्न भी देख, मतलब सारी चीजों को एक अंडरस्टैंडिंग के तौर पे समझते हैं हम लोग। ठीक है, अच्छा, एक चीज और है, जब हम बात करते हैं इक्विलिब्रियम की, दो प्रकार के इक्विलिब्रियम तुमने अब तक की लाइफ में सुने हैं और सीखे हैं। एक होता है पार्शियल इक्विलिब्रियम, जिसको हमने नॉर्मली मार्केट इक्विलिब्रियम के, मतलब जो पार्शियल इक्विलिब्रियम अगर हम सॉल्व करते हैं कि इंडिविजुअल लेवल पे। एक होता है जर्नल इक्विलिब्रियम। जर्नल इक्विलिब्रियम मतलब दैट दैट टू थिंग्स या टू एजेंट्स एट अ टाइम, याद है ना सारी बातें? तो वो फिलहाल अपने माइंड में वो इमेज क्लियर रखना, यहाँ पे रिक्वायरमेंट है उस नॉलेज की। ठीक है, तो एक तो पॉइंट ये क्लियर रखना दैट एक नोट लिखना, मतलब मुझे नोट लिखवाना है आपको एक, वो नोट मैं बता देता हूँ क्या है और क्यों है। अभी तक आप सेपरेट कंट्री या सेपरेट मार्केट की बात करते आओ, अब तक की स्टडी में वो था मार्केट वाला, ठीक है, और जो हमने सीखा था। लेकिन जब हम लोग इंटरनेशनल ट्रेड की बात करते हैं तो हमें यहाँ पे एक रिलेटिव टर्म यूज करने पड़ते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे रिलेटिव डिमांड की बात करेंगे, रिलेटिव सप्लाई की बात करेंगे। वीट का ये नहीं कि इंडिया कितना वीट प्रोड्यूस कर रहा है, सप्लाई कर रहा है, पूरा वर्ल्ड वीट को कितना प्रोड्यूस कर रहा है, सप्लाई कर रहा है, उसमें से इंडिया कितना शेयर कर रहा है, ये हो सकता है। ठीक है, तो हेडिंग है जनरली इस नोट की दैट प्राइजेस अंडर इंटरनेशनल ट्रेड। प्राइजेस अंडर इंटरनेशनल ट्रेड। ठीक है, तो एक अंडरस्टैंडिंग रखो दैट लिखिएगा लाइक ऑल मार्केट ट्रेड प्राइजेस आर determined by supply and demand। ठीक है, नाउ वी आर फोकसिंग ऑन
relative terms relative demand and relative supply। ठीक है, तो वो टर्म्स आप लोग अपने माइंड में रखना। ओके, एक वो जनरल इक्विलिब्रियम वाला है, उसको हम इग्नोर करते हैं। तो जनरली जब तुम कहते हो रिलेटिव डिमांड, तो उसको हम लोग जो डिनोट करेंगे, मतलब एज अ हम लोग बात करेंगे रिलेटिव डिमांड आरडी से, रिलेटिव सप्लाई को आरएस से। ठीक है, तो ये टर्म्स हमें अपने माइंड में रखने हैं। जो रिलेटिव डिमांड है वो फिलहाल गिवन है, मतलब हाइपोथेटिकली हम मानेंगे कि सेम प्रेफरेंसेस है, तो इसे हम लोग अभी गिवन कर रखेंगे। तो ठीक है, मतलब डिमांड साइड गिवन रखेंगे और इसको हम डिराइव करेंगे या इसके बारे में हम लोग बेसिकली डिस्कस करेंगे। डिस्कस भी। ओके, समझ में आ गई मेरी बात। तो अब ये मेरा नोट था। अब यहाँ पे मेरे साथ में आप हेडिंग लिखिएगा। तो लिखिएगा आप लोग यहाँ पे वर्ल्ड रिलेटिव सप्लाई। वर्ल्ड रिलेटिव सप्लाई, जिसे आप आरएस के नाम से डिनोट करते हैं। ठीक है, समझ में आ गई। पहले मैं मतलब थ्योरेटिकली एक्सप्लेन करता हूँ, वो भी एरो एरो बना के जैसे करते हैं, फिर मैं इसका डायग्राम भी बनाऊंगा। ठीक है, देखिए एक चीज दिमाग में रखना, यहाँ पे जो टर्म्स रखेंगे, जैसे जब आप बात करोगे प्राइजेस की, तो हम लोग यहाँ पे रिलेटिव सप्लाई के लिए पीसी बाय पी डब्ल्यू की बात करेंगे, और क्वांटिटीज में क्यूसी प्लस का क्यूसी स्टार अपॉन में क्यू डब्ल्यू प्लस का क्यू डब्ल्यू स्टार। मतलब ये बता रहा है कि देखिए प्राइजेस तो ऐड नहीं होंगे, प्राइजेस तो हम लोग सिमिलर मानेंगे, पीसी बाय पी डब्ल्यू होम के फॉरेन के वो जनरलाइज फॉर्म में। ठीक है, और ठीक है, और जो क्वांटिटीज है वो ऐड ऑन हो जाएगी होम एंड फॉरेन की। राइट, इतनी बात समझ में आती है मेरी आप लोगों को। तो रिकार्डन मॉडल के हिसाब से हमें आरएस यानी रिलेटिव सप्लाई का एक बिहेवियर अंडरस्टैंड करना है, और वो बिहेवियर कुछ इस तरीके से होगा। यहाँ पे तीन केसेस बनेंगे, मान लीजिए, क्योंकि हमें पता है कि जो सप्लाई होगी वो वो डिपेंड करेगी, जैसे होम कंट्री के लिए ये चीज डिपेंड करेगी कि प्राइस चीज का क्या है और चीज की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी है। ठीक है, तो अगर मैं बात करता हूँ बिहेवियर ऑफ आरएस, तो इट इज बेसिकली यहाँ पे तीन केसेस बनेंगे। बिहेवियर मतलब आरएस कैसे कैसे बनेगा। केस नंबर वन बनेगा। ठीक है, तो केस नंबर वन हमारे पास रहेगा, मान लीजिए पीसी बाय पी डब्ल्यू इज लेस देन ए एल सी बाय ए एल डब्ल्यू। जो भी बात मैं लिख रहा हूँ वो पहले बातें हो चुकी हैं, ऐसा नहीं कि मैं नहीं पहली बार लिख रहा हूँ। ठीक है, अब इसका मीनिंग ये हो जाता है दैट होम एल सी मतलब चीज की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ज्यादा है, देन होम कंट्री विल प्रोड्यूस ओनली, बताइएगा, ओनली वाइन एंड फॉरेन कंट्री कैन प्रोड्यूस ओनली चीज। ये अभी रिलेटिव सप्लाई बता रहा हूँ मैं। ठीक है, अगर ऐसा है तो होम कंट्री विल प्रोड्यूस ओनली वाइन, ओनली वाइन। ओके, क्लियर है मेरी बात आप लोगों को। और इसी इसी का ही एक मीनिंग और भी है, दैट पीवी बाय पी डब्ल्यू। अच्छा, एक कहीं मैंने लिखा है, ये चीज आप थोड़ा सा अपने माइंड में रखेंगे आप लोग प्लीज इस बात को, एल सी और एल स्टार ये इस तरीके से है। ठीक है, और एक काम और करें, ये मेंशन अभी नहीं करें, क्योंकि मैं बता देता हूँ कि प्राइजेस अलग अलग हैं। ठीक है, बट उन ट्रेड इसीलिए हो रहा है क्योंकि प्राइसेस डिफरेंट है, तो जब ट्रेड हो रहा है तो रिलेटिव प्राइसेस बिकम सेम। ठीक है, वो इक्वलाइज हो जाएगा।
इसको थोड़ा रफ कर लेना उसको। ये चीज क्लियर है आपको? अब अगर मैं सोचो, अगर मैं कहता हूँ कि पीसी बाय पी डब्ल्यू इज लेस देन एल सी बाय ए डब्ल्यू, तो ऑटोमेटिकली इससे भी कम होंगे वो, है ना? क्लियर? वही चीज मैं लिख रहा हूँ, पीसी बाय पी डब्ल्यू इज ऑटोमेटिकली लेस देन ए एल सी स्टार अपॉन में एल डब्ल्यू स्टार। फॉरेन कंट्री विल प्रोड्यूस ओनली वाइन, एंड फॉरेन कंट्री will produce ओनली वाइन। एक बात बताना, छोटी सी बात पूछ रहा हूँ मैं आपसे। वर्ल्ड में दो गुड्स बन रहे थे, एक वाइन और चीज। दोनों ही कंट्री होम एंड फॉरेन वाइन बना रहे थे, तो इसका मतलब क्यूसी होम में कितना होगा? जीरो। क्यूसी फॉरेन में कितना होगा? जीरो। हमारे पास जो मतलब कह सकते हो क्वांटिटी थी, जैसे हमें पता था कि हमारे पास जो एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी आ रही थी वो थी क्यूसी प्लस का क्यूसी स्टार अपॉन में क्यू डब्ल्यू प्लस का क्यू डब्ल्यू स्टार, दैट इज जीरो अपॉन में समथिंग दैट क्यू प्लस का क्यू डब्ल्यू स्टार, दैट जीरो। अब मैं आप एक काम करें, क्योंकि यहाँ पे एक, तो अगले पेज पे यहाँ पे कोई बात नहीं। मैं अभी के लिए तीसरे पेज पर एक डायग्राम बना रहा हूँ, ठीक है? तुम एक काम करो, एक रफ पेज पे कॉपी के लास्ट में रफ में, अभी अभी फेयर मत बनाना, फेयर बनाना लास्ट में, और वो भी पूरे एक्सप्लेनेशन के बाद। अभी तुम कहीं पर रफ में डायग्राम बना लो, ठीक है? तो मैं भी वो बना के रफ करूंगा, दोबारा फिर ठीक से बनाऊंगा, तो अभी तुम फेयर डायग्राम मत बनाओ, रफ डायग्राम बनाओ, ठीक है? ये रखा मैंने क्यू सी प्लस का क्यू सी स्टार, क्यू डब्ल्यू प्लस का क्यू डब्ल्यू स्टार, और यहाँ पे हमने रखा पी सी अपॉन में पी डब्ल्यू। अभी रफ बनाओ, ठीक है ना? अभी आप लोग प्लीज रफ बनाइए, रफ डायग्राम। ठीक है? और व्हाट वी अज्यूम हियर दैट ये ए एल सी अपॉन में एल डब्ल्यू, ये ए एल सी स्टार अपॉन में एल डब्ल्यू स्टार। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि बिफोर ट्रेड प्राइजेस अलग अलग थे, आफ्टर ट्रेड जब ट्रेड होने लग जाता है ना, फिर प्राइस डिफरेंस नहीं रहता। समझ में आई मेरी बात? फिर क्योंकि अब जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं, अब हम अपने यहाँ का प्राइस पे नहीं कर रहे, अब हम उनके यहाँ का प्राइस पे कर रहे हैं, तभी तो हम इंपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है? ये अंडरस्टैंडिंग रखो। अब पॉइंट क्या था कि जब, अब केस नंबर वन क्या था कि देखिए ये प्राइस रेशियो है। अब प्राइस रेशियो 5 जगह हो सकता है, मतलब 5 केसेस होते हैं। एक केस नंबर वन यहाँ हो सकता है, एक केस नंबर टू यहाँ हो सकता है, एक केस नंबर थ्री यहाँ हो सकता है, एक केस नंबर फोर यहाँ हो सकता है, और एक केस नंबर फाइव यहाँ हो सकता है। 5 केसेस में हो सकता है। तो पहला, इसलिए मैंने कहा था रफ बनाना, फेयर में इतनी सारी चीजें नहीं करनी। मुझे बताओ कि हमारा जो पहला वाला है वो इधर है, दैट इज, ठीक है, वो इधर है, ये है। ये वाला क्यों है? अच्छा, ये मेंशन हो रहा है, आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा। इसको मैं एक काम करता हूँ, दूसरे कलर से ले लेता हूँ। ये वाला क्यों, ये वाला क्यों है? क्योंकि जब प्राइस रेशियो ए एल सी बाई एल डब्ल्यू से कम था, तो हम लोग का क्यू सी प्लस क्यू सी स्टार, ये वाला टर्म, ये कितना था? ये जीरो आ गया था। तो जब ये जीरो आ गया था, तो क्यू सी प्लस का क्यू सी स्टार जीरो था, तो ये इधर रहेगा। समझ में आई मेरी बात आपको? केस नंबर वन क्लियर हो गया। चलिए अब केस नंबर टू की बात करता हूँ, इसलिए मैंने बोला रफ। ये तुम फेयर बनाओ, ये जो है, ये जो फेयर लिखो मतलब, और जो डायग्राम बना लो वो उसको रफ करना, फिर बाद में फेयर बनाना उसको, ठीक है? ऐसी केस नंबर टू, मान लीजिए पी सी बाय पी डब्ल्यू इज इक्वल टू ए एल सी अपॉन में ए एल डब्ल्यू।
तो होम कंट्री कैन प्रोड्यूस बोथ, होम कंट्री कैन प्रोड्यूस बोथ, मतलब चीज एंड वाइन, ठीक है। ब्रैकेट में लिख सकते हो चीज एंड वाइन। बट अब यहाँ पे ब्रैकेट में आ जाते हैं, पीसी बाय पी डब्ल्यू इज लेस देन ए एल सी स्टार अपॉन में ए डब्ल्यू स्टार। अब आप बोलोगे सर ऐसा क्यों? क्योंकि ए एल सी बाय ए एल डब्ल्यू is automatically less than ALC star by ALC ALW star। ओके विद इट, यहाँ तक मेरी बात समझ में आती है। लेकिन PC by PW इज इक्वल टू ALC by ALW, तो अगर वो बराबर भी है तब भी तो ये ज्यादा है ना, ये वाला इससे ज्यादा है, तो इसलिए इनइक्वालिटी आई है इधर। तो होम कंट्री का तो क्लियर है, होम कंट्री के लिए तो और टर्की वाला आ गया केस। तो होम कंट्री इज नॉट इंटरेस्टेड इन ट्रेड, होम कंट्री कैन प्रोड्यूस बोथ गुड्स एट अ टाइम। बट फॉरेन कंट्री के लिए पहुंचने कॉस्ट चीज की ज्यादा है, तो फॉरेन कंट्री कैन प्रोड्यूस ओनली वाइन। अब जब तुम कहते हो ओनली वाइन, तो इसका सिस्टम एक कंसेप्ट बनता है दैट आप ये कह सकते हो, हमारा ये था क्यू सी प्लस का क्यू सी स्टार अपॉन क्यू डब्ल्यू प्लस का क्यू डब्ल्यू स्टार। और हमें पता है कि होम कंट्री दोनों बना रहा है, तो क्यू सी अपॉन में क्यू डब्ल्यू तो आएगा, और फॉरेन कंट्री सिर्फ वाइन बना रहा है, तो ये हो रहा है। तो क्या होम कंट्री पूरे वर्ल्ड लेवल के लिए चीज बना सकता है? नहीं बना सकता, ठीक है। मतलब इतना ज्यादा नहीं होगा तो हम एज्यूम करके रखेंगे ना। अब आप अंडरस्टैंडिंग रखो थोड़ी सी यहाँ पे, केस नंबर 2 में वी आर फोकसिंग दैट एट दैट सिचुएशन वर्ल्ड के अंदर, अगर होम कंट्री वाइन भी बना रहा है और चीज भी बना रहा है, तो वो इंपोर्ट वाइन करेगा नहीं। तो फॉरेन कंट्री इतना ज्यादा वाइन प्रोड्यूस नहीं करेगा जिससे कि एक्सेस हो। तो एट दैट पॉइंट ये मतलब कभी ये ज्यादा होगा कभी ये कम होगा, तो इसकी एक वैल्यू स्टेबल रहेगी, मतलब ये वेरी नहीं करेगा। मतलब ये हमारा प्राइस है ना इधर, वेरी नहीं करेगा। तो इस सिचुएशन में एग्जांपल के तौर पर मान लो, तो पर्टिकुलर लिमिट तक, आई एम जनरली सेइंग दैट पर्टिकुलर लिमिट तक ये हॉरिजॉन्टल रहेगा, मतलब थोड़ा सा ज्यादा प्रोड्यूस नहीं करेंगे एक लिमिट तक। लेकिन एक लिमिट के बाद, मान लीजिए अगर इधर, तो एक लिमिट के बाद में हमें पता है दैट एक सिचुएशन रहेगी, उसके बाद में वेरिएशन आएंगे। तो इस लिमिट तक इज इनडिफरेंट। और इनडिफरेंट का मतलब कि क्यू सी अपॉन में क्यू डब्ल्यू प्लस का क्यू स्टार एक ऐसा कॉम्बिनेशन रहेगा जो इसको वेरी ना करे, क्योंकि प्राइस सेम है। अब सोचोगे, अब आपके दिमाग में क्वेश्चन कि सर व्हाई इट इज हॉरिजॉन्टल। यार हॉरिजॉन्टल में अगर तुम वेरी करते हो ना, तो फिर ट्रेड अफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऐसे समझ में आ गया केस नंबर 2। ऐसे में केस नंबर 3 बनाऊंगा यहाँ पे, केस नंबर 3 दैट दैट पीसी बाय पी डब्ल्यू is more than ALC upon में ALW is less than ALC star upon में ALW star। ओके विद इट, ठीक है। तो ये ना, ओके। अब जरा देखिएगा, यहाँ से क्या पता लग रहा है? होम कंट्री विल प्रोड्यूस ओनली चीज। यहाँ से क्या पता लग रहा है? फॉरेन कंट्री विल प्रोड्यूस ओनली वाइन। वन कंट्री कैन प्रोड्यूस एंड वन गुड, तो ये चीज ठीक है, ठीक है, ये बात ठीक है। यहाँ से हमें दिख रहा है कि जो होम है, होम विल प्रोड्यूस, क्योंकि अब चीज का प्राइस मतलब रिलेटिवली ज्यादा दिख रहा है, तो विल प्रोड्यूस चीज ओनली एंड फॉरेन विल प्रोड्यूस वाइन ओनली। ये थोड़ी ठीक ठाक सिचुएशन है, और यहाँ पे
क्या ट्रेड हो जाएगा, तो वो जो वो आ जाएगा टर्म क्यू सी अपॉन में क्यू डब्ल्यू स्टार, ये सिचुएशन आ जाएगी। ठीक है, अब सोचें, अब आप एक बार बताओ जनरलाइज फॉर्म में, अगर होम कंट्री सिर्फ चीज बना रहा है तो उसकी एंटायर लेबर इन्वॉल्व इन चीज इट इज रिटन इन एल बार अपॉन में ए एल सी। क्लियर? और फॉरेन कंट्री सिर्फ वाइन बना रहा है तो इट इज रिटन एज एल बार स्टार अपॉन में ए एल डब्ल्यू स्टार। क्लियर? तो जनरली ये जो वैल्यू है ये एक कांस्टेंट वैल्यू है, एम आई राइट हेयर और नॉट? क्योंकि तुम देखो एल बार और एल बार स्टार कांस्टेंट है, एल सी और एल सी और एल डब्ल्यू स्टार कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट वैल्यू है। और अगर मैं डायग्राम की बात करूंगा तो इस रीजन में, ये जो रीजन है, तो क्या ये वर्टिकल नहीं बनेगा? आया ना? ठीक है, ऐसे ये बन गया। अब केस नंबर 4, केस नंबर 4, दैट पीसी बाय पी डब्ल्यू इज इक्वल टू ए एल सी स्टार अपॉन में ए एल डब्ल्यू स्टार, and automatically PC by PW is is greater than ALC upon में ALW। ये तो ये ऑटोमेटिक जो होम है, होम विल प्रोड्यूस चीज ओनली एंड फॉरेन इज इंडिफरेंट सो प्रोड्यूस बोथ। बोथ सब चीज एंड वाइन। ठीक है, तो अब फिर से इसका डायग्राम ऐसे बनेगा, एक पर्टिकुलर पॉइंट तक। क्लियर है मेरी बात आपको? पर्टिकुलर पॉइंट तक फिर इसका डायग्राम ऐसे बनेगा। एंड केस अब अगला वाला भी मैं बना देता हूँ आपके लिए। ठीक है, अगला वाला भी मैं इसके लिए बना देता हूँ, और केस नंबर 5 ऐसा बनेगा आपका। तो ये इस तरीके से डायग्राम था। अब एक काम मैं कर रहा हूँ, मैं अब फिलहाल तो डायग्राम हटा रहा हूँ क्योंकि मुझे अभी आगे कंटिन्यू करना है, फिर मैं एक फेयर डायग्राम आपके लिए बना दूंगा, फिर तुम वीडियो पॉज करके उसको बना लीजिएगा। ठीक है ना? केस नंबर 5, that PC by PW is greater than ALC स्टार अपॉन में ALW स्टार, ऑटोमेटिक है PC by PW is greater than ALC अपॉन में ALW। तो इसमें क्लियर है कि होम विल प्रोड्यूस चीज, विल प्रोड्यूस चीज ओनली एंड फॉरेन विल प्रोड्यूस, नहीं, चीज ओनली, क्योंकि वो प्राइस ज्यादा ही है ना, चीज ओनली। इसका मतलब क्यू डब्ल्यू जीरो, क्यू डब्ल्यू स्टार जीरो। ठीक है, दैट मीन्स व्हाट, क्यू सी प्लस का क्यू सी स्टार अपॉन में क्यू डब्ल्यू प्लस का क्यू डब्ल्यू स्टार। तो ये क्यू सी प्लस का क्यू सी स्टार अपॉन में जीरो, तो इट इज इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी का वर्टिकल ही तो बनेगा, है ना? इन्फिनिटी का वर्टिकल ही तो बनेगा। समझ में आ गई मेरी बात आपको या नहीं? ये बताइए पहले अच्छे से, क्या समझाना चाहता था और क्या तुमने बेसिकली समझा है ना? एक अंडरस्टैंडिंग आप बहुत अच्छे से अपने माइंड में रखिए। अब मैं इसका अब मैं इसका ना, एक तो ये हो गया। अब मैं एक कंसेप्ट और डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, फिर दोनों जैसे रिलेटिव डिमांड का, फिर दोनों का मैं कंबाइंड डायग्राम आपके लिए इधर बनाऊंगा। ठीक है ना? तो ये तो था रिलेटिव सप्लाई और अब होगा रिलेटिव डिमांड। अगर आप चलो देखो, आप क्या तो नहीं सर हमें तो दोनों अलग अलग करके बताओ। तो ये था क्यू सी प्लस का क्यू सी स्टार अपॉन में क्यू डब्ल्यू प्लस का क्यू डब्ल्यू स्टार। ये था पी सी बाय पी डब्ल्यू
ठीक है, इसका भी कलर से करते हैं। और ये था आपका ए एल सी स्टार अपॉन में ए एल डब्ल्यू स्टार, और ये है आपका ए एल सी अपॉन में ए एल डब्ल्यू। ठीक है, और हम देखेंगे, ये थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ मैं इसको, मैं बढ़ा लेता हूँ। ये 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 और ये। ठीक है, तो दिस इज व्हाट, दिस इज रिलेटिव सप्लाई। ठीक है गाइस, दिस इज रिलेटिव सप्लाई। और ये जो पॉइंट था और ये वाला जो पॉइंट था, अगर आप ध्यान से समझें, ठीक है, दीज आर दीज पॉइंट्स बेसिकली। अब इसी में ही मैं ऐड ऑन कर रहा हूँ दैट वर्ल्ड रिलेटिव डिमांड। बस ये टॉपिक समझ लो, फिर क्लास बंद करते हैं, फिर दूसरी हम फिर अगला क्लास में डिस्कस करेंगे वर्ल्ड रिलेटिव डिमांड। ठीक है, अब वर्ल्ड, पहली बात तो जो भी डिमांड कर्व होता है वो प्राइस एंड क्वांटिटी का इनवर्स रिलेशनशिप बताता है। ठीक है, हमारा ये मानना ये है कि जो आर डी है एक वो रिलेशनशिप बता रहा है। ठीक है, shows द रिलेशनशिप बिटवीन रिलेटिव प्राइस एंड रिलेटिव क्वांटिटी ऑफ बोथ गुड्स। इट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, ये क्लियर है। कोई भी, हम ये हाइपोथेटिकल मानते ही हैं, मतलब रादर देन गिफिन गुड हो, उसके अलावा हम लोग बोलते नहीं, मतलब गिफिन गुड के अलावा डाउनवर्ड स्लोपिंग रहेगा। ठीक है, डिमांड का मतलब। और इसका एक लॉजिकल मीनिंग भी है, बिकॉज ऑफ द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। ठीक है, कभी भी कोई पूछे तो बिकॉज ऑफ द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, मतलब we assume that as price increases we will reduce our quantity demand due to because substitution effect is greater than income effect because of the substitution effect। ठीक है, और अगर तुम इसका डायग्राम की बात करोगे तो फिलहाल ऐसे बना लेते हैं, क्यू सी प्लस का क्यू सी स्टार अपॉन में क्यू डब्ल्यू स्टार पी सी बाय पी डब्ल्यू, एंड ये भी आ गया इधर एल सी अपॉन में एल डब्ल्यू और एल सी स्टार अपॉन में एल डब्ल्यू स्टार। तो ये कुछ भी ऐसे ही बनेगा। ठीक है, अब अच्छा, डिमांड एक ही होता है क्या? नहीं है, रिलेट मतलब जो डिमांड होते हैं वो इनफाइनाइट होते हैं, वो हमारी मर्जी होती है कि हम कहाँ पे इक्विलिब्राइज हो जाते हैं। तो अगर आप पॉइंट डिस्कस करो दैट वर्ल्ड इक्विलिब्रियम प्राइस, अभी फिलहाल के लिए तुम बना लेना, हम आगे चल के इस पे न्यूमेरिकल भी कवर करेंगे। ठीक है, बहुत अच्छे से चीज़ों को समझेंगे। तो इधर अब दोनों डायग्राम को कंबाइन कर लो आप। ये आ गया आपका क्यू सी प्लस का क्यू सी स्टार क्यू डब्ल्यू प्लस का क्यू डब्ल्यू स्टार पी सी पी डब्ल्यू। ठीक है, और ये आ गया ए एल सी अपॉन में ए एल डब्ल्यू स्टार ए एल सी अपॉन में ए डब्ल्यू। और इसके लिए जैसे कि मैंने बताया था आपको, ये 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 और ये। ठीक है,
अब रही बात डिमांड की, जनरली अगर आप बात करते हो डिमांड की, तो वैसे तो डिमांड यहाँ पे बहुत सारे बन सकते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, ये बनेगा, ये बनेगा, ये बनेगा, ये बनेगा, और एग्जांपल ये बनेगा, मतलब सो ऑन इनफाइनाइट डिमांड्स आपके बन सकते हैं। जैसे कोई बाहर भी तो कोई इशू नहीं, ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन कोई तो एक ऐसा डिमांड होगा जो इक्विलिब्रियम प्राइस आपको देगा, इक्विलिब्रियम प्राइस, ठीक है। तो वहीं पर ही हमारी एक स्पेशलाइजेशन आएगी। तो जनरली आज हम अपने इस डायग्राम को यहाँ पे रोकते हैं, ठीक है। मतलब एक ये आपके सारे रिलेटिव डिमांड है, और मैं एग्जाम्पशन ले लेता हूँ कि ये वाला रिलेटिव डिमांड हमारा एग्जैक्ट है, और ये वाला जो प्राइस रेशियो आया है, मतलब अगर प्राइस रेशियो यहाँ लाई करेगा तो वही इक्विलिब्रियम वाला सेटेड होगा, क्योंकि यहाँ पे एक आपको क्वांटिटी मिल रही है, दैट इज एल बार अपॉन में ए एल सी अपॉन में एल बार स्टार अपॉन में ए एल डब्ल्यू स्टार। इक्विलिब्रियम वैल्यू जैसे कि आपको यहाँ मिल रही है, बाकी जगह तो रिलेटिव वैल्यूज मिल रही हैं, ठीक है। तो इस वजह से बाकी एक न्यूमेरिकल फ्रेमवर्क भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो अभी वाली क्लास में हम लोग इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक अपना ध्यान रखो, ख्याल रखो, हैव नाइस डे, थैंक यू, बाय, टेक केयर।